नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे मछलियों में होने वाली बीमारी से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति सिन्हा आपके साथ। अब खबर विस्तार से। बदलते मौसम में पशुओं की सेहत पर विशेष सावधानी जरूरी। कम पानी में ज्यादा सिंचाई की स्मार्ट तकनीक है मिनी स्प्रिंकलर। बूम स्प्रेयर से समय, श्रम और लागत की बचत के साथ बेहतर फसल संरक्षण भी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब कृषि क्षेत्र में बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बिहार की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, इसलिए किसानों को मजबूत किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बिहार में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इन उद्योगों के आने से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य भी मिलेगा। प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आधारित उद्योगों के बढ़ने से राज्य के किसानों को सीधी आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। मैं कोशिश करूंगा कि जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कंधों पर दिया है, किसानों के हित के लिए खेत में उत्पादन बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सके, उनकी आमदनी और बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। इसलिए राज्य और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से ये बिहार में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिहार में किसान खेती पर निर्भर करता है, उसके लिए बहुत सारे काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगातार करती रही है। मैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। इन दिनों दिन और रात के तापमान में काफी अंतर रहता है, जिसके कारण पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पशुपालक अपने गौशाला को इस तरह सुरक्षित रखे कि ठंडी हवा भीतर प्रवेश ना कर सके। इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचाव भी होगा। खेती में सिंचाई की आधुनिक तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं मिनी स्प्रिंकलर तकनीक की, जो पानी की बचत और अधिक उत्पादन दोनों का समाधान है। आज हम बात करेंगे बटन मशरूम की उन उन्नत किस्मों की, जिनकी वजह से मशरूम उत्पादन किसानों के लिए एक तेजी से बढ़ता हुआ लाभकारी व्यवसाय बन गया है। बाजार में आज MS 39, NCS 6 और NCS 11 जैसी कई आधुनिक किस्में उपलब्ध हैं, जो अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए जानी जाती है। इन किस्मों की खासियत ये है कि कम जगह, नियंत्रित वातावरण और थोड़े निवेश से ही किसान उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन कर सकते हैं। यही कारण है कि बटन मशरूम के उन्नत प्रभेद आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए साधन बनते जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक लगातार बदलाव ला रही है और इसी कड़ी में बूम स्प्रेयर किसानों के लिए एक बड़ा समाधान बनकर उभरा है। यह यंत्र बड़े खेतों में कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों और पोषक तत्वों का समान एवं नियंत्रित छिड़काव सुनिश्चित करता है। बूम स्प्रेयर की सबसे बड़ी विशेषता है सटीक मात्रा में स्प्रे, जिससे न केवल दवा की बचत होती है, बल्कि फसल पर समान कवरेज मिलने से रोग और कीट नियंत्रण भी अधिक प्रभावी हो जाता है। परंपरागत तरीके की तुलना में यह मशीन समय और श्रम दोनों की बचत करती है।
खेती किसानी के क्षेत्र में नई तकनीक ने किसानों को न सिर्फ अधिक उत्पादन का अवसर दिया है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में सुधार किया है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है बिहार के वैशाली जिले के किसान अवधेश कुमार सिंह ने, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर एप्पल बेर की उन्नत खेती में नई पहचान बना चुके हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। नया आलू 2500 से 2600 प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2100 से 2200 प्रति क्विंटल, प्याज 1800 से 1900 प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। धूप निकलेगी, लेकिन राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह में कोहरा छाए रहेगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पशुपालक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे ठंडी हवाओं से सीधे संपर्क में अपने पशुओं को बचाने के लिए रात में पशु आवास को जूट के बोरे से घेर दें। छोटे पशुओं को विशेषकर ढक कर रखें। पशुओं को बैठने के लिए सूखे भूसे या पुआल की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरी खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मछलियों में बीमारी का होना एक आम बात है, लेकिन समस्या बड़ी है। इससे मछलियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है, उत्पादन में कमी होती है और तालाब का जल दूषित हो जाता है, जिससे आप किसानों को भारी क्षति सहनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि मछलियों में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनका उपचार कैसे करें। जानने के लिए मुलाकात करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर टुनटुन सिंह जी से। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ किश्वर जबी। किसान भाइयों, हमारी फसल हो, पशु पक्षी हो या फिर मछलियां, अगर इनमें बीमारी हो जाए तो हमें भारी क्षति सहनी पड़ती है। आज हम बात करेंगे मछलियों में होने वाली बीमारियों एवं उनके प्रबंधन के विषय में। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर टुनटुन सिंह, जो कि सहायक मत्स्य निदेशक हैं मत्स्य बीज प्रक्षेत्र सोनारू पटना से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मछलियों में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। नमस्कार किसान बंधुओं, मछली की बीमारी को 4 भाग में बांट के देखा गया है। सबसे पहले तो एक संक्रमण से होने वाली बीमारी, जिसमें बैक्टीरिया जनित बीमारी होता है, फफूंद की बीमारी होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से जो बीमारी होता है, प्रोटोजोअन परजीवी से बीमारी होता है, उसको संक्रमण के कैटेगरी में लाते हैं। इसके बाद में दूसरा है कुपोषण से होने वाली बीमारी, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल की कमी से जो बीमारी होता है, उसको कुपोषण से होने वाली बीमारी कहते हैं। तीसरी बीमारी का प्रकार है आपको जेनेटिक डिजीज, खानदानी बीमारी, जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रमुख आता है। और चौथी बीमारी है वातावरण के जो बदलाव से जो बीमारी आती है, जैसे ऑक्सीजन का फेलियर, पानी का अचानक लाल हो जाना, हरा हो जाना, पानी में अम्ल का बढ़ जाना, तो ये सब जो बीमारी, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, तो ये सब आपको वातावरण से होने वाली बीमारी है। तो इस तरह से मछली में होने वाली बीमारी को कुल 4 ढंग से 4 भाग में बांट करके देखा गया है। संक्रमण की बीमारी, कुपोषण की बीमारी, खानदानी बीमारी, जेनेटिक डिजीज जिसे कहते हैं, और वातावरणीय बदलाव से होने वाला बीमारी, ये 4 भाग में बीमारी को बांट करके देखा गया है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 4 प्रकार की, मतलब 4 भागों में हम इन बीमारियों को बांट सकते हैं। तो सारी बीमारियों के विषय में बात करना तो पॉसिबल नहीं है कि अभी हम
अपने किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। लेकिन जैसा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो इस ठंड के मौसम में ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुख्य तौर पर हमारे मछलियों में हो जाती है? ठंड के समय में खास करके जो बीमारी सबसे ज़्यादा संक्रमण की बीमारी होता है, उसमें पहला है लाल घाव की बीमारी, जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा है फफूंद से होने वाला बीमारी, फफूंद जनित बीमारी, जिसमें मछली के शरीर पे रुई के फाहा की तरह उसका शरीर पे एक धब्बा आ जाता है। चौथा है पैरासाइटिक डिजीज, जिसमें उजला उजला पूरा फुंसी शरीर पे आ जाता है। इसके बाद में चौथा है आर्गुलोसिस, आर्गुलस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस पर, जो कीड़ा से होता है। इसके बाद में अगला जो संक्रमण से होने वाली बीमारी है उसको बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, शरीर के अंदर ट्यूबर काफ़ी हो जाता है। इसके बाद में अगला जो संक्रमण से होने वाली बीमारी है उसको बैक्टीरियल गिल डिजीज बोलते हैं, गलफरा, जिससे मछलियाँ ऑक्सीजन लेती है, घुलनशील ऑक्सीजन लेती है, गलफरा सड़ने लगता है और मछली मरने लगती है। तो ये कुल जो है 5-6 जो है प्रमुख रूप से एक है। और इसमें एक और बीमारी जो ठंडे के समय में होता है, आँख फूलने और आँख सड़ने की बीमारी, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये जो 5-6 बीमारी है जो इन्फेक्शन के कैटेगरी में आता है, इसमें से जो सबसे प्रमुख है, जो नवंबर से लेकर फरवरी तक प्रिवेल करता है, उसको लाल घाव की बीमारी बोलते हैं। वैज्ञानिक भाषा में उसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहा जाता है। ये इसको महामारी की बीमारी भी मछुआ भाई लोग बोलते हैं, मत्स्य पालक लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर के ऊपर, किसान बंधु जो इसको पहचानेंगे उसका जो तरीका है, शरीर के ऊपर उजला लाल लाल धब्बा पहले आ जाएगा और बाद में वो फैल करके वो बिंदी के आकार का हो जाएगा। कालांतर में वो मसल्स को गलाना चालू कर देता है और वो पार्ट जो है शरीर से अलग हो जाता है और बहुत फास्ट जो है एक दूसरे मछली को संक्रमित करती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए किसान बंधुओं को, अगर अपने किसान आप अगर मछली पालन करते हैं और आपके तालाब में अगर लाल घाव दिखाई देता है, पूंछ सड़ा हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ऐसा अगर हो गया तो इसका निदान के रूप में एक तो सबसे कॉमन है एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक एंटीबायोटिक में आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, इसे 2 तरीक़ों से किसान बंधु दे सकते हैं। अगर आप भोजन में देंगे तो जिस रोज़ जितना दाना जाएगा पूरा कहा जाएगा, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम दाना में मिला करके 5 से 7 दिन तक लगातार आपको देना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और अगर आपको पानी में देना है तो 1 कुंटल मछली, 100 केजी मछली के हिसाब से 8 से 10 ग्राम एंटीबायोटिक पाउडर का पानी में घोल बनाना है और तालाब में छिड़काव करना है और इसे भी 5 से 7 दिन तक लगातार छिड़काव करना है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो नहीं ठीक होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, जर्म को ख़त्म करने में कम से कम 5 से 7 दिन लगता है। तो इस तरह से किसान बंधु जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सावधानी ये है कि अगर एंटीबायोटिक का आप प्रयोग कर रहे हैं तो आज पूरा विश्व जो है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस से जूझ रहा है। उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है उसका मानवीय स्वास्थ्य प्रबंधन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो और ये जो रेसिडुअल इफेक्ट है कम से कम 28 दिन के बाद ही एंटीबायोटिक का जो अवशेष है वो मछली या पोल्ट्री जो भी कह लीजिए उसके शरीर से बाहर जाता है। तो अगर आप एंटीबायोटिक से लाल घाव की बीमारी को ठीक करते हैं तो कम से कम इतना सुनिश्चित करें कि कम से कम 28 दिन 1 महीना आपके तालाब में वो मछली पले। इसके बाद ही किसान बंधु मछली को निकाल करके बाज़ार में बेचे, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसको कंज्यूम करेगा वो रिस्क फ्री रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो भी व्यक्ति इसको कंज्यूम करेगा वो कभी भी अगर बीमार पड़ेगा तो उस पर मतलब एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। इसको एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस इशू बोलते हैं। दूसरा जो इसमें है, आप जो पोटेशियम परमैंगनेट 1 से 4 मिलीग्राम पर लीटर, इसको अगर कन्वर्ट करें तो ऐसे समझिए 10 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से या 4 केजी प्रति एकड़ के दर से, किसान बंधु इसको लाल पोटाशी बोलते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट का छिड़काव अगर करते हैं 5 दिन के अंतराल पे 2-3 बार तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरी जो इसकी दवा है, हल्दी का पाउडर 5 केजी और 20 केजी चूना का घोल बना के प्रति एकड़ के दर से 5 दिन के अंतराल पे 3 बार अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये लाल घाव की बीमारी जो है वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि लाल घाव यानी लाल धब्बा बीमारी मछलियों में हो जाए तो इसका उपचार कैसे करें, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी पहचान कैसे करें। लेकिन अभी आपने अपने चर्चा में एक चर्चा की थी कि फफूंद जनित बीमारियों में
उजला धब्बा क्या है ये बीमारी जो मछलियों में हो जाती है और इसके लक्षण क्या हैं? मत्स्य पालक भाई इसका निदान उपचार कैसे करें? बिल्कुल आपने सही कहा। उजले धब्बे की बीमारी जो है उसका दो कैटेगरी है, दो पॉजिटिव एजेंट्स उसके होते हैं। पहला जो है प्रोटोजोन परजीवी, इक्थायोप्थेरिस मल्टीफिलिस नाम का प्रोटोजोन परजीवी है। उसका अगर संक्रमण रहेगा तो शरीर के ऊपर छोटा छोटा फोरा फुंसी की तरह उजला दिखाई देगा आपको, और गलफरा में भी छोटा छोटा मोती के आकार का उजला जो है वो ऊंट दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो किसान बंधु समझ लें ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, और इसमें जो खाने वाला नमक है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है वो 100 केजी प्रति एकड़ के दर से 3 से 5 दिन के अंतराल पे 2-3 बार अगर करते हैं तो नियंत्रित हो जाता है। या फॉर्मेलिन बात, मछली को जाल से खींच करके एक किनारे पे ला करके, अगर 5 लीटर पानी है आप एस्टिमेट कर लेंगे तो 1 लीटर फॉर्मेलिन को 10 लीटर में घोल बना करके उसके शरीर पे डाल करके 5 से 7 मिनट तक उसको उसी में रहने दें, कूद फान करने दें, इसके बाद में रिलीज कर दें। इस तरह से ये बीमारी ठीक हो जाता है। दूसरा जो उजले धब्बे की बीमारी है वो फफूंद जनित है, जो जाड़ा में सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता है। जब तापमान गिरता है तो अभी जो है किसान बंधुओं को ये इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि शरीर के ऊपर मिट्टी लगा हुआ जो है वो पीला पीला रुई के फाहा की तरह दिखाई देगा, या साफ पानी में उजला रुई के फाहा की तरह दिखाई देगा। इसलिए इसको कॉटन वूल डिजीज भी कहा जाता है, और वैज्ञानिक भाषा में इसको सेप्रोलैग्नियोसिस कहते हैं। सेप्रोलैग्निया पैरासाइट का नाम का फफूंद है जिसके वजह से ये होता है। अगर ऐसा किसान बंधु को दिखता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए किसान बंधु क्या करेंगे, जो खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड 100 से 125 केजी प्रति एकड़ के दर से 3 से 5 दिन के अंतराल पे कम से कम 3 ट्रीटमेंट डालेंगे, या फिर कोई भी फंगस को किल करने वाली दवा जैसे फंगिनील है, बेंजीन कोनियम क्लोराइड है जो BKC के नाम से जाना जाता है, या BKD है। इस दवा का, इसमें से किसी एक दवा का प्रयोग 1 लीटर प्रति एकड़ के दर से अगर किसान बंधु करते हैं तो ये फफूंद जनित जो उजला धब्बे की बीमारी है उससे नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरा है कि आप 250 ग्राम मेलाकाइट ग्रीन और 2.5 लीटर फॉर्मेलिन को 100 लीटर पानी में घोल बना करके किसान बंधु तालाब में अगर छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से नियंत्रण पा सकते हैं। कोई एक करना है। और चौथा है कि लगातार अगर 10 दिन तक, जिस दिन जितना भोजन आप करा रहे हैं, भोजन में 10 ग्राम नमक मिला के खिलाएं तो उसका ब्लड नमकीन होने से जो है फफूंद की बीमारी छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि उजला धब्बा क्या है, इसकी पहचान और लक्षण। उम्मीद है कि किसानों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। लेकिन इसमें अभी आपने एक और बीमारी के जिक्र किया था जो कि ठंड में ख़ास तौर पे होती है, और वो है ऑक्सीजन फेल्योर। ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण उपचार मत्स्य पालक कैसे समझें? बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑक्सीजन टेंशन की बीमारी एक कॉमन है जो खास करके बरसात के समय में और ठंड में भी देखने को मिलती है। जब बहुत ज़्यादा आपको धूप की कमी होती है, आकाश में बादल लगा हुआ रहता है, या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, मछली का घनत्व तो ज़्यादा है तालाब में, और बाहरी पानी अगर आ गया तो ऑक्सीजन फेल्योर की संभावना बनती है। ऐसा ऑक्सीजन फेल्योर पे किसान इसको ऐसे पहचानेंगे, मछली खास करके रात में ही होता है। आपको 12 बजे से 6 बजे के बीच में मछली में ऊपर आकर के हवा में सांस लेती रहती है और कुछ देर के बाद मर जाती है। ऐसा अगर है तो सवेरे शाम 4 घंटा करके एरेटर या उसी के पानी को उसी में तोड़ें, नहीं तो ऑक्सीजन बेस्ड जो टैबलेट मार्केट में उपलब्ध है, जैसे O2 मैक्स है, अडॉक्सी है, ऑक्सीग्रो है, ऑक्सीफ्लो है, 400 ग्राम पर एकड़ के दर से आप छिड़काव करें सूखा 15 दिन के अंतराल पे, तो ये ऑक्सीजन फेलियर की समस्या से निदान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बीमारियां हो जाएं तो उनका उपचार कैसे करें, उनकी पहचान कैसे करें, लेकिन क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि हमारी मछलियां बीमार ही ना पड़े? मतलब कि मत्स्य पालक ऐसा क्या प्रबंधन करें कि उनके तालाब में ऐसी कोई बीमारी ही ना उत्पन्न हो ताकि मछलियां स्वस्थ रहें? बिल्कुल आपने सही कहा जाता है कि उपचार से जो है बचाव बढ़िया होता है। तो किसानों को उपचार के बजाय जो है बचाव पे फोकस करना चाहिए। बचाव के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीज जो है वो उचित मात्रा में जो है, यानी 2 कुंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा, 2 से 4 हज़ार पर एकड़ से ज़्यादा 50 से 100 ग्राम का बीज का संचय नहीं करें। समय समय पे अब पानी मिट्टी की जांच कराते रहें। हर 15 दिन पे कम से कम 10 केजी प्रति एकड़ के रेट से चूना का छिड़काव करें। महीना में एक बार 400 ग्राम पर एकड़ के रेट से कोई भी वाटर सैनिटाइज़र
जो मार्केट में उपलब्ध है, नहीं तो पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करें। तालाब के चारों तरफ साफ सुथरा रखें, बाहरी पानी को आगमन से रोकें और ख़राब मौसम में किसी भी तरह का क्रियाकलाप जैसे भोजन, खाद, गोबर, खल्ली कुछ भी नहीं दें। इस तरह से अगर आप करते हैं मछली पालन तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान बंधुओं को इतनी अच्छी जानकारी दी कि मत्स्य पालन जो कर रहे हैं उनकी मछलियों में बीमारियां हो जाएं तो उनका स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करें। आपने बीमारी के विषय में बखूबी बताया। ख़ास तौर पे ठंड की बात करें तो ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आपकी जानकारी हमारे किसानों के लिए लाभकारी होगी। जो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि मछलियों में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं एवं हम अपनी मछलियों को स्वस्थ कैसे रखें। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और नज़र डालेंगे भारत सरकार की कृषि योजना पर। तो आइए देखते हैं भारत सरकार की कृषि योजनाओं में से एक योजना पर आधारित ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान
किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने कृषि से जुड़ी बेहद ही विस्तृत और विभिन्न जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।